दोपहर के बाद उन्हें दूर आगे बहुत से गिद्ध उड़ते और उतरते नजर आए। ये इसकी निशानी थी कि वहां कोई मुर्दार है। वो इलाका मिट्टी और रेत के टीलों का था। सहराई दरख्त भी थे। चलते चलते वो इन टीलों में दाखिल हो गए। रास्ता ऊपर होता गया और एक बुलंद जगह से उन्हें एक मैदान नजर आया जहां गिद्धों के गौल उतरते हुए शोर बपा कर रहे थे। जरा और आगे गए तो नजर आया ये लाशें हैं। बदबू भी थी। ये उन सूडानियों की लाशें थीं जो बहरा रूम के साहिल पर मुकीम सुल्तान अय्यूबी की फौज पर हमला करने चले थे। सुल्तान अय्यूबी के जांबाज सवारों ने रातों को उनके अकबी हिस्से पर हमला करके ये किश्तो खून किया और सूडानी फौज को तितर बितर कर दिया था। यहां से आगे मीलों वसत में लाशें बिखरी हुई थीं। सूडानियों को अपनी लाशें उठाने की मोहलत नहीं मिली थी। कैदियों और मुहाफिजों का काफिला चलता और जरा सा रुख बदलकर लाशों और गिद्धों से हट गया। काफिला जब वहां से गुजर रहा था तो उन्होंने देखा कि लाशों के इर्द गिर्द उनके हथियार भी बिखरे हुए थे। उनमें कमाने और तरकिश थे, बर्छियां, तलवारें और ढालें भी थीं। कैदियों ने यह हथियार देख लिए। उन्होंने आपस में बातें की और रॉबिन ने उस लड़की से कुछ कहा जिसने मिस्री कमांडर पर कब्जा कर रखा था। लाशें और हथियार दूर दूर तक फैले हुए थे। दाएं तरफ टीलों के करीब सरसब्ज जगह थी। पानी भी नजर आ रहा था। सब्जा टीलों के ऊपर तक गया हुआ था। लड़की ने कमांडर को इशारा किया तो वो उसके करीब चला गया। लड़की ने कहा, यह जगह बहुत अच्छी है, यहीं रुक जाते हैं। मिस्री ने काफिले का रुख फेर दिया और सरसब्ज टीले के करीब पानी के चश्मे पर जा रुका। रात यहीं बसर करना थी। जब घोड़ों और ऊंटों से उतरे जानवर पानी पर टूट पड़े। रात गुजारने के लिए अच्छी जगह देखी जाने लगी। वो टीलों के दरमियान जगह कुशादा भी थी और वहां सब्जा भी था। यही जगह मुंतखब कर ली गई। जब रात का अंधेरा गहरा हुआ तो सब सो गए। मिस्री जाग रहा था और लड़की भी जाग रही थी। इस रात उसे खास तौर पर जागना और मिस्री कमांडर को पूरी तरह मदहोश करना था। उसे जब खराटों की आवाजें सुनाई देने लगीं तो अपने मिस्री के पास चली गई। उस लड़की की खातिर वो सबसे अलग और दूर हटकर लेटा था। लड़की उसे टीले की ओट में ले गई और वहां से और ज्यादा दूर जाने की ख्वाहिश जाहिर की। मिस्री इसकी ख्वाहिशों का गुलाम हो गया था। उसे एहसास तक न था कि आज रात लड़की उसे एक खास मकसद के लिए दूर ले जा रही है। वो उसके साथ साथ चलता रहा और लड़की उसे 3 टीलों से भी परे ले गई। वो रुकी और मिस्री को बाहों में ले लिया। मिस्री बेखुद हो गया। उधर रॉबिन ने जब देखा कि कमांडर जा चुका है और दूसरे मुहाफिज गहरी नींद सोए हुए हैं तो उसने लेटे लेटे अपने एक साथी को जगाया। उसने साथ वाले को जगाया। इस तरह रॉबिन के चारों साथी जाग उठे। मुहाफिज उनसे जरा दूर सोए हुए थे। मिस्री कमांडर को लड़की ने इतना बेपरवाह कर दिया था कि रात को वो संतरी खड़ा नहीं करता था। पहले रॉबिन पेट के बल रिंगता मुहाफिजों से दूर चला गया। उसके बाद उसके चारों साथी भी चले गए। टीले की ओट में होकर वो तेज तेज चलने लगे और लाशों तक पहुंच गए। टटोल टटोल कर उन्होंने 3 कमाने और तरकिश उठाए और एक एक बर्ची उठा ली। इसी मकसद के लिए उन्होंने लड़की से कहा था कि वो कमांडर से कहे कि यहां पड़ाव किया जाए। वो हथियार लेकर वापस हुए। अब वो इकट्ठे थे। वो सोए हुए मुहाफिजों के करीब जा खड़े हुए। रॉबिन ने एक मुहाफिज के सीने में बर्छी मारने के लिए बर्छी जरा ऊपर उठाई। बाकी चार भी एक एक मुहाफिज के सर पर खड़े थे। ये निहायत कामयाब चाल थी। वो बैक वक्त 4 मुहाफिजों को खत्म कर सकते थे और बाकी 11 के संभलने तक उन्हें भी खत्म करना मुश्किल नहीं था। पीछे 3 शुतरबान थे और मिस्री कमांडर। वो आसान शिकार थे। रॉबिन ने जूं ही बर्छी ऊपर उठाई, जन्नाटा से सुनाई दिया और एक तीर रॉबिन के सीने में उतर गया और उसके साथ ही एक तीर रॉबिन के उस साथी के सीने में लगा। वो डोले और उनके 3 साथी अभी देख ही रहे थे कि ये क्या हुआ कि 2 और तीर आए और 2 और कैदी ऊंधे हो गए। आखिरी कैदी भागने के लिए पीछे को मुड़ा तो एक तीर उसके पहलू में उतर गया। ये काम इतनी खामोशी से हो गया कि इन मुहाफिजों में से किसी की आंख ही न खुली जिनके सरों पर मौत आन खड़ी हुई थी। तीरंदाज आगे आए। उन्होंने मशलें रोशन की। ये वो 2 मुहाफिज थे जिन्होंने अपने कमांडर से कहा था कि उन्हें मंजिल पर जल्दी पहुंचना चाहिए। वो दयानतदार थे। वो सोए हुए थे। जब चारों कैदी उनके करीब से गुजरे तो उनमें से एक की आंख खुल गई थी। उसने अपने साथी को जगाया और कैदियों का ताक़ुब दबे पांव किया। उन्होंने ये इरादा किया था कि अगर कैदियों ने भागने की कोशिश की तो उन्हें तीरों से खत्म कर देंगे, मगर इससे पहले वो देखना चाहते थे कि ये क्या करते हैं। अंधेरे में उन्हें जो कुछ नजर आ रहा था वो देखते रहे। कैदी हथियार उठाकर वापस आए तो दोनों मुहाफिज आकर टीले के साथ छुपकर बैठ गए। जो ही कैदियों ने मुहाफिजों को बर्छियां मारने के लिए बर्छियां उठाई, उन्होंने तीर चला दिए। फिर चारों को खत्म कर दिया। उन्होंने अपने कमांडर को आवाज दी तो उसे लापता पाया। इस आवाज से लड़कियां जाग उठीं और बाकी मुहाफिज भी जाग गए। लड़कियों ने अपने आदमियों की लाशें देखी।
हर एक लाश में एक एक तीर उतरा हुआ था। लड़कियां खामोशी से लाशों को देखती रहीं। उन्हें मालूम था कि ये आदमी आज रात क्या करेंगे। मिस्री कमांडर वहां नहीं था और एक लड़की भी गायब थी। मुहाफिजों को मालूम नहीं था कि जब इन कैदी जासूसों के सीनों में तीर दाखिल हुए थे, बिल्कुल उसी वक्त उनके मिस्री कमांडर की पीठ में एक खंजर उतर गया था। उसकी लाश तीसरे टीले के साथ पड़ी थी। उस रात सहरा की रेत खून की प्यासी मालूम होती थी। मिस्री कमांडर अपने मुहाफिज दस्ते और कैदियों से बेखबर उस लड़की के साथ चला गया और लड़की इसे खासा दूर ले गई थी। उसे मालूम था कि उसके साथी एक खूनी ड्रामा खेलेंगे। लड़की मिस्री को एक टीले के साथ लेके बैठ गई। उसी टीले से जरा परे बालियान और उसके 6 मुहाफिजों ने पड़ाव डाल रखा था। उनके घोड़े कुछ दूर बंधे हुए थे। बालियान मूबी को साथ लिए टीले की तरफ आ गया था। उसके हाथ में शराब की बोतल थी। मूबी ने नीचे बिछाने के लिए दरी उठा रखी थी। बालियान मुहाफिजों से दूर जाकर ऐशो इशरत करना चाहता था। उसने दरी बिछा दी और मूबी को अपने साथ बिठा लिया। वो बैठे ही थे कि रात के सकूत में उन्हें करीब से किसी की बातों की आवाजें सुनाई दी। वो चौंके और दम साध कर सुनने लगे। आवाज किसी लड़की की थी। बालियान और मूबी दबे पांव उस तरफ आए और टीले की ओर से देखा। उन्हें 2 साहिब बैठे हुए नजर आए। साफ पता चलता था कि एक औरत है और एक मर्द। मूबी और ज्यादा करीब हुई और गौर से बातें सुनने लगी। मिस्री कमांडर के साथ उस लड़की ने ऐसी वाजे बातें की कि मूबी को यकीन हो गया कि ये उसकी साथी लड़की है और यह भी वाजे हो गया कि उसे काहिरा ले जाया जा रहा है। मिस्री ने जो हरकतें और बातें की वो तो बिल्कुल ही साफ थीं। किसी शक की गुंजाइश नहीं थी। मूबी जान गई कि मिस्री इस लड़की को इसकी मजबूरी के आलम में अय्याशी का जरिया बना रहा है। मूबी ने यह बिल्कुल ना सोचा कि इर्द गिर्द कोई और भी होगा और उसने जो इरादा किया है उसका नतीजा क्या होगा। उसने पीछे हटकर बालियान के कान में कहा, यह मिस्री है और मेरे साथ की एक लड़की के साथ ऐश कर रहा है। इस लड़की को बचा लो। ये मिस्री तुम्हारा दुश्मन है और लड़की तुम्हारी दोस्त। उसने बालियान को और ज्यादा भड़काने के लिए कहा, यह बड़ी खूबसूरत लड़की है, इसे बचा लो और अपने सफरी हरम में इजाफा कर लो। बालियान शराब पिए हुए था। उसने कमरबंद से खंजर निकाला और बहुत तेजी से आगे बढ़कर खंजर मिस्री कमांडर की पीठ में घोंप दिया। खंजर निकालकर उसी तेजी से एक और वार किया। लड़की मिस्री से आजाद होकर उठ खड़ी हुई। मूबी दौड़ी और उसे आवाज दी। वो दौड़कर मूबी से लिपट गई। मूबी ने उससे पूछा कि दूसरी कहाँ है। उसने रॉबिन और दूसरे साथियों के मुतालिक भी बताया और यह भी कि 15 मुहाफिजों के पहरे में है। बालियान दौड़ता गया और अपने 6 साथियों को बुला लाया। उनके पास कमाने और दूसरे हथियार थे। इतने में कैदियों के मुहाफिजों में से एक अपने मिस्री कमांडर को आवाजें देता इधर आ गया। बालियान के एक साथी ने तीर चलाया और उस मुहाफिज को खत्म कर दिया। वो लड़की उन्हें अपनी जगह ले जाने के लिए आगे आगे चल पड़ी। बालियान को आखिरी टीले के पीछे रोशनी नजर आई। उसने टीले की ओट में जाकर देखा, वहां बड़ी बड़ी 2 मशालें जल रही थीं। उनके डंडे जमीन में गड़े हुए थे। उनके ऊपर वाले सरों पर तेल में भिगोए हुए कपड़े लिपटे हुए थे जो जल रहे थे। बालियान अपने साथियों के साथ अंधेरे में ही था। उसे रोशनी में 5 लड़कियां अलग खड़ी नजर आ रही थीं और मुहाफिज भी दिखाई दे रहे थे। उनके दरमियान 5 लाशें पड़ी थीं जिनमें तीर उतरे हुए थे। मूबी और दूसरी लड़की की सिसकियां निकलने लगीं। मूबी के उकसाने पर बालियान ने अपने साथियों से कहा कि तुम्हारा शिकार है, तीरों से खत्म कर दो। इनकी तादाद अब 14 थी। ये उनकी बदकिस्मती थी कि वो रोशनी में थे। बालियान के साथियों ने कमानों में तीर डाले। तमाम तीर एक ही बार कमानों से निकले। दूसरे ही लम्हे कमानों में 6 और तीर आ चुके थे। एक ही बार कैदियों के 6 मुहाफिज खत्म हो गए। बाकी अभी समझ ही ना सके थे कि ये तीर कहां से आए हैं। 6 और तीरों ने 6 और मुहाफिजों को गिरा दिया। बाकी 2 रह गए थे। उनमें से एक अंधेरे में गायब हो गया। दूसरा जरा सुस्त निकला। वो भी सूडानियों के बैक वक्त 3 तीरों का शिकार हो गया। 3 शुतरबान रह गए थे जो सामने नहीं थे। वो अंधेरे में कहीं इधर उधर हो गए थे। मशालों की रोशनी में अब लाशें ही लाशें नजर आ रही थीं। हर लाश एक एक तीर लिए हुए थी और एक में 3 तीर पैवस्त थे। मूबी दौड़कर लड़कियों से मिली। इतने में उन्हें एक घोड़े के सर पर दौड़ने की आवाजें सुनाई दी जो दूर निकल गईं। बालियान ने कहा, यहां रुकना ठीक नहीं। इनमें से एक बचकर निकल गया है। वो काहिरा की समत गया है। फौरन यहां से निकलो। उन्होंने मुहाफिजों के घोड़े खोले और अपनी जगह गए। वहां जाकर देखा कि एक घोड़ा बमाजीन गायब था। उसे बचकर निकल जाने वाला मुहाफिज ले गया था। वो अपने घोड़ों तक नहीं जा सका था। छुपकर उधर चला गया जहां उसे 8 घोड़े बंधे नजर आए। जीनें पास ही पड़ी थीं। उसने एक घोड़े पर जीन कसी और भाग निकला। बालियान ने 14 घोड़ों पर जीनें कसवाईं। सामान 2 घोड़ों पर लादा
बाकी घोड़े साथ लिए और रवाना हो गए। लड़कियों ने मोबी को सुनाया कि उन पर क्या बीती है और उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा था। उन्होंने ये भी बताया कि रॉबिन और उसके साथी लाशों के हथियार उठाने गए थे, मगर मालूम नहीं वो किस तरह मारे गए। मोबी ने कहा, अयूबी के कैंप में मेरी और रॉबिन की मुलाकात अचानक हो गई थी। उसने कहा था कि मुझे यूं नजर आ रहा है कि यसू मसीह को हमारी कामयाबी मंजूर है, वरना हम इस तरह खिलाफ तवक्को न मिलते। आज हमारी मुलाकात बिल्कुल खिलाफ तवक्को हो गई है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि यसू मसीह को हमारी कामयाबी मंजूर है। खुदा यसू मसीह हमसे नाराज मालूम होता है। हमने जिस काम में हाथ डाला वो चौपट हुआ। बहरा रूम में हमारी फौज को शिकस्त हुई और मिस्र में हमारी दोस्त सुडानी फौज को शिकस्त हुई। इधर रॉबिन और क्रिस्टोफर जैसे दलेर और काबिल आदमी और उनके इतने अच्छे साथी मारे गए। मालूम नहीं हमारा अंजाम क्या होगा। हमारे जीते जी तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता, बालियान ने कहा। मेरे शेरों का कमाल तुमने देख लिया है। जिस वक्त कैदियों का काफिला लाशों के पास टीलों में रुका हुआ था, उस वक्त साहिल पर सुल्तान अयूबी की फौज के कैंप में 3 आदमी दाखिल हुए। वो इटली की जबान बोलते थे। उनका लिबास इटली के देहातियों जैसा था। उनकी जबान कोई नहीं समझता था। इटली के जंगी कैदियों से मालूम किया गया। उन्होंने बताया कि ये इटली से आए हैं और अपनी लड़कियों को ढूंढते फिर रहे हैं। ये यहाँ के सालार से मिलना चाहते हैं। उन्हें बहाउद्दीन शद्दाद के पास पहुंचा दिया गया। सलाहुद्दीन अयूबी की गैर हाजिरी में शद्दाद कैंप कमांडर था। इटली का एक जंगी कैदी बुलाया गया। वो मिस्र की जबान भी जानता था। उसकी वसातत से इन आदमियों के साथ बातें हुई। इन 3 आदमियों में एक उधेड़ उम्र था और 2 जवान थे। तीनों ने एक ही जैसी बात सुनाई। तीनों की एक एक जवान बहन को सलीबी फौजी उनके घरों से उठा लाए थे। उन्हें किसी ने बताया था कि वो लड़कियां मुसलमानों के कैंप में पहुंच गई हैं। ये अपनी बहनों की तलाश में आए हैं। उन्हें बताया गया कि यहाँ 7 लड़कियां आई थीं। उन्होंने भी यही कहानी सुनाई थी, मगर 7 जासूस निकली। इन तीनों ने कहा कि हमारी बहनों का जासूसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो गरीब और मजलूम लोग हैं। किसी से कश्ती मांगकर इतनी दूर आए हैं। हम गरीबों की बहनें जासूसी की जुर्रत कैसे कर सकती हैं? हमें इन 7 लड़कियों का कुछ पता नहीं। मालूम नहीं वो कौन होंगी। हम तो अपनी बहनों को ढूंढ रहे हैं। हमारे पास कोई और लड़की नहीं, शद्दाद ने बताया। यही 7 लड़कियां थीं जिनमें से एक लापता हो गई थी और बाकी 6 को परसों सुबह यहाँ रवाना कर दिया गया है। अगर उन्हें देखना चाहते हो तो काहिरा चले जाओ। हमारा सुल्तान रहमदिल इंसान है, तुम्हें लड़कियां दिखा देगा। नहीं, एक ने कहा, हमारी बहनें जासूस नहीं, वो 7 कोई और होंगी। हमारी बहनें समंदर में डूब गई होंगी या हमारे ही फौजियों ने उन्हें अपने पास रखा हुआ होगा। बहाउद्दीन शद्दाद नेक खसलत इंसान था। उसने इन देहातियों की मजलूमियत से मुतासिर होकर उनकी खातिर तवाज़ो की और उन्हें इज्जत से रुखसत किया। अगर वहां अली बिन सुफियान होता तो इन तीनों को इतनी आसानी से न जाने देता। उसकी सुराग रसा नजरें भांप लेती कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। तीनों चले गए। किसी ने भी ना देखा कि वो कहाँ गए हैं। वो चलते ही गए और शाम तक चलते ही रहे। कैंप से दूर जहां कोई खतरा न था, वो चट्टानों के अंदर चले गए। वहां उन जैसे 18 आदमी बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। इन तीनों में जो उधेड़ उम्र था वो मैग्ना नामेरियुस था। ये सलीबियों की वो कमांडो पार्टी थी जिसे लड़कियों को आज़ाद कराने और अगर मुमकिन हो सके तो सुल्तान अयूबी को कत्ल करने का मिशन दिया गया था। इन तीनों ने कैंप से कुछ और ज़रूरी मालूमात भी हासिल कर ली थीं। ये भी मालूम कर लिया था कि सलाहुद्दीन अयूबी यहाँ नहीं काहिरा में है। शद्दाद के साथ बातें करते जहां उन्हें यह मालूम हो गया था कि लड़कियां काहिरा को रवाना कर दी गई हैं, वहां उन्होंने ये भी मालूम कर लिया था कि उनके साथ 5 मर्द कैदी भी हैं। ये पार्टी एक बड़ी कश्ती में आई थी। उन्होंने कश्ती साहिल पर ऐसी जगह बांध दी थी जहां समंदर चट्टान को काट कर अंदर तक गया हुआ था। उन लोगों को अब काहिरा के लिए रवाना होना था, मगर सवारी नहीं थी। ये 3 आदमी जो कैंप में गए थे ये भी देख आए थे कि इस फौज के घोड़े और ऊंट कहाँ बंधे हुए हैं। उन्होंने ये भी देखा कि कैंप से जानवर चोरी करना आसान नहीं। 21 घोड़े या ऊंट चोरी नहीं किए जा सकते थे। अभी सूरज तुलू होने में बहुत देर थी। वो पैदल ही चल पड़े। अगर उन्हें सवारी मिल जाती तो वो कैदियों को रास्ते में ही जा लेने की कोशिश करते। अब वो ये सोचकर पैदल चले कि काहिरा में जाकर कैदियों को छुड़ाने की कोशिश करेंगे। सब जानते थे कि यह जिंदगी और मौत की मुहिम है। सलीबी फौज के सरबराह और शाहों ने उन्हें कामयाबी की सूरत में जो इनाम देने का वादा किया था वो इतना ज्यादा था कि कोई काम किए बगैर अपने कुंभों समेत सारी उम्र आराम और बेफिक्री की जिंदगी बसर कर सकते थे। मैग्ना नामेरियुस को जेल खाने से लाया गया था। उसे डाका जनी के जुर्म में 30 साल सजाए कैद दी गई थी। उसके साथ 2 और कैदी थे जिनमें से एक की सजा 24 साल और दूसरे की 27 साल थी। उस जमाने में कैद खाने कसाब खाने होते थे। मुजरिम को इंसान नहीं समझा जाता था। बड़ी जालिमाना मुशक्कत ली जाती थी और मवेशियों की तरह खाने को बेकार खुराक दी जाती थी।
कैदी रात को भी आराम नहीं कर सकते थे। ऐसी कैद से मौत बेहतर थी। इन तीनों को इनाम के अलावा सजा माफ करने का वादा दिया गया था। सलीब पर हल्फ लेकर उन्हें पार्टी में शामिल किया गया था। जिस पादरी ने उनसे हल्फ लिया था उसने उन्हें बताया कि वो जितने मुसलमानों को कत्ल करेंगे उससे 10 गुना उनके गुनाह बख्शे जाएंगे, और अगर उन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल किया तो उनके तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे और अगले जहान खुदाए यसू मसीह उन्हें जन्नत में जगह देंगे। ये मालूम नहीं कि ये तीनों कैद खाने के जहन्नुम से आज़ाद होने के लिए मौत की इस मुहिम में शामिल हुए थे, या अगले जहान जन्नत में दाखिल होने के लिए, या इनाम का लालच उन्हें ले आया था, या वो नफरत जो उनके दिलों में मुसलमानों के खिलाफ डाली गई थी। बहरहाल वो अज़्म के पुख्ता मालूम होते थे और उनका जोशो खरोश बता रहा था कि वो कुछ करके ही मिस्र से निकलेंगे या जाने कुर्बान कर देंगे। बाकी 18 तो फौज के मुंतखब आदमी थे। उन्होंने जलते हुए जहाज़ों से जानें बचाई थीं और बड़ी मुश्किल से वापस गए थे। वो मुसलमानों से इस जिल्लत आमेज शिकस्त का इंतकाम लेना चाहते थे। इनाम का लालच तो था ही, यही जज्बा था जिसके जोश से वो अनदेखी मंजिल की समत पैदल ही चल पड़े। दोपहर के वक्त एक घोड़ा सवार सलाहुद्दीन अय्यूबी के हेडक्वार्टर के सामने जा रुका। घोड़े का पसीना छूट रहा था और सवार के मुंह से थकन के मारे बात नहीं निकल रही थी। वो घोड़े से उतरा तो घोड़े का सारा जिस्म बड़ी जोर से कांपा। घोड़ा गिर पड़ा और मर गया। सवार ने उसे आराम दिए बगैर और पानी पिलाए बगैर सारी रात और आधा दिन मुसलसल दौड़ाया था। सुल्तान अय्यूबी के मुहाफिजों ने सवार को घेरे में ले लिया, उसे पानी पिलाया और जब वो बात करने के काबिल हुआ तो उसने कहा कि किसी सालार या कमानदार से मिला दो। सुल्तान अय्यूबी खुद ही बाहर आ गए थे। सवार उन्हें देखकर उठा और सलाम करके कहा, सुल्तान का इकबाल बुलंद हो, बुरी खबर लाया हूं। सुल्तान अय्यूबी उसे अंदर ले गए और कहा, खबर जल्दी सुनाओ। कैदी लड़कियां भाग गई हैं, हमारा पूरा दस्ता मारा गया है। उसने कहा, मर्द कैदियों को हमने जान से मार दिया है, मैं अकेला बच के निकला हूं। मुझे ये मालूम नहीं कि हमलावर कौन थे। हम मशलों की रोशनी में और वो अंधेरे में थे। अंधेरे से तीर आए और मेरे तमाम साथी खत्म हो गए। ये कैदियों के मुहाफिजों के दस्ते का वो आदमी था जो अंधेरे में गायब हो गया था और सुडानियों का घोड़ा खोलकर भाग आया था। उसने घोड़े को बिला रोके सर पर दौड़ाया था और इतना तवील सफर आधे से भी थोड़े वक्त में तय कर लिया था। सुल्तान सलाहुद्दीन ने अली बिन सुफियान और फौज के एक नायब सालार को बुला लिया। वो आए तो उस आदमी से कहा कि अब वो सारी बात सुनाए। उसने कैंप से रवानगी के वक्त से बात शुरू की और अपने कमांडर के मुतालिक बताया कि वो एक कैदी लड़की के साथ दिल बहलाता रहा और कैदियों से लापरवाह हो गया। फिर रास्ते में जो कुछ होता रहा और आखिर में जो कुछ हुआ उसने सुना दिया, मगर वो ये ना बता सका कि हमला आवर कौन थे। सुल्तान अय्यूबी ने अली बिन सुफियान और नायब सालार से कहा, इसका मतलब ये है कि सलीबी छापा मार मिस्र के अंदर मौजूद हैं। हो सकता है, अली बिन सुफियान ने कहा, ये सहराई डाकू भी हो सकते हैं। इतनी खूबसूरत 6 लड़कियां डाकुओं के लिए बड़ी कशिश थी। तुमने इसकी बात गौर से नहीं सुनी, सुल्तान अय्यूबी ने कहा। उसने कहा है कि मर्द कैदी लाशों के हथियार उठा लाए थे और मुहाफिजों को कत्ल करने लगे थे। मुहाफिजों में से 2 ने उन्हें तीरों से हलाक कर दिया। इसके बाद उन पर हमला हुआ। इससे यही जाहिर होता है कि सलीबी छापा मार उनके ताक़ुब में थे। वो कोई भी थे सुल्तान मोहतरम, नायब सालार ने कहा। फौरी तौर पर करने वाला काम यह है कि उस अस्करी को रहनुमाई के लिए साथ भेजा जाए और कम से कम 20 घोड़ा सवार जो तेज रफ्तार हो ताक़ुब के लिए भेजे जाए। ये बाद की बात है कि वो कौन थे। मैं अपने एक नायब को साथ भेजूंगा, अली बिन सुफियान ने कहा। इस अस्करी को खाना खिलाओ, सुल्तान अय्यूबी ने कहा। इसे थोड़ी देर आराम कर लेने दो। इतनी देर में 20 सवार तैयार करो और ताक़ुब में रवाना करो। अगर जरूरत समझो तो ज्यादा सवार भेज दो। मैंने जहां से घोड़ा खोला था वहां 8 घोड़े बंधे हुए थे, मुहाफिज ने कहा। वहां कोई इंसान नहीं था, हमला आवर ही हो सकते हैं। अगर घोड़े 8 थे तो वो भी 8 ही होंगे। छापामारों की तादाद ज्यादा नहीं हो सकती, नायब सालार ने कहा। हम इंशाल्लाह उन्हें पकड़ लेंगे। ये याद रखो कि वो छापामार हैं, सुल्तान अय्यूबी ने कहा, और लड़कियां जासूस हैं। अगर तुम एक जासूस छापामार को पकड़ लो तो समझ लो तुमने दुश्मन के 2 अस्करी पकड़ लिए हैं। मैं एक जासूस को हलाक करने के लिए दुश्मन के 2 अस्करियों को छोड़ सकता हूँ। एक औरत किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मगर एक जासूस और तखरीबकार औरत अकेली पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर सकती है। ये लड़कियां बेहद खतरनाक हैं। अगर वो मिस्र के अंदर रह गईं तो तुम्हारा पूरा का पूरा लश्कर बेकार हो जाएगा। एक जासूस या जासूसा को पकड़ने या जान से मारने के लिए अपने 100 सिपाही कुर्बान कर दो। ये सौदा फिर भी सस्ता है। छापा मार अगर ना पकड़े जाएं तो मुझे परवाह नहीं, इन लड़कियों को हर कीमत पर पकड़ना है। जरूरत समझो तो तीरों से उन्हें हलाक कर दो, जिंदा निकल कर न जाएं। नादरीन, आज की किस्त में इतना ही।
हमारी नई वीडियोस से बाखबर रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।